हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो आज हम करेंगे 3 दिनों का डिस्कशन। जितनी भी इनसे जुड़ी हुई न्यूज़ है सब मैं कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं 23 जनवरी से। 21 और 22 जनवरी का मैंने आपको करवा दिया था। 23 जनवरी, जिसे कि पराक्रम दिवस भी कहा जाता है, एक तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेंगे ऑप्शन देके, पराक्रम दिवस किस दिन होता है? तो वो होता है 23 जनवरी को। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है 23 जनवरी को। इसी दिन उनका जन्मदिन हुआ था। तो वो इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने इतना पराक्रम दिखाया था। उन्होंने गुलाम देश रहते हुए भी, भारत को जब गुलाम था ब्रिटिश के अंडर, तो उन्होंने अपनी खुद की एक सेना तैयार की थी जिससे फिर अटैक किया था ब्रिटिशर के ऊपर, ताकि भारत था जो वो ब्रिटिश आर्मी से या ब्रिटिश की गुलामी से आज़ाद हो सके। तो इतनी पराक्रमी सेना उन्होंने बनाई थी। इसी कारण जो पराक्रम दिवस है वो 23 जनवरी को ही मनाया जाता है। इससे जुड़े हुए बहुत बेसिक फैक्ट मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिए थे, लेकिन अब इससे जुड़े हुए दूसरे फैक्ट मैं बता देता हूँ जो जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, हमारा पर्पज़ ये होता है कि आपको एग्ज़ाम में जिस भी टॉपिक को मैं पढ़ाऊँ उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाएँ या मिल जाएँ। तो उसके लिए मैं बेसिक और करंट दोनों करवा देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट बार बार क्वेश्चन बनते हैं तो वो उससे जुड़े हुए फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था 1897 में हुआ था, उड़ीसा में कटक, जो जगह है कटक जिला, उसमें हुआ था। उस समय ये वेस्ट बंगाल यानी बंगाल में आता था। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये एक सेनानी के रूप में थे। और ख़ास बात इनकी ये थी, ये इतने इंटेलिजेंट थे, इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास भी की थी 1921 में। आईसीएस की परीक्षा ऐसी होती थी जैसे अब आईएएस की परीक्षा है, सिविल सर्विस की परीक्षा। उस समय पे इसको अंग्रेजी क्वालिफाई कर पाते थे। सुभाष चंद्र बोस कितने इंटेलिजेंट थे इस बात का अंदाज़ा लगा दीजिए लीजिए कि एक ऑफिसर लाइन की परीक्षा जो सिर्फ अंग्रेजी कर पाते थे वो सुभाष चंद्र बोस ने पास की थी। 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कॉलेज, भारतीय राष्ट्रीय कॉलेज, जो कि भारतीयों के द्वारा बनाया गया था, इसके प्रधानाचार्य बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को, और यह कोलकाता में था। और इनके जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, देशबंधु चित्तरंजन दास थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, CR दास इनके राजनीतिक गुरु थे। कई बार पूछा गया है। ये समाजवादी विचारधारा और राष्ट्रवादी विचारधारा को फॉलो करते थे सुभाष चंद्र बोस। 1927 में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। 2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी। त्रिपुरी संकट भी बोला जाता है। इस बार इनके खिलाफ गांधी ने अपने कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया था। पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे और फिर राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। क्योंकि जो गांधी जी थे उन्होंने इसको पर्सनली ले लिया था और ये कहा था ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। और सुभाष चंद्र बोस ने मेरा अपमान किया है हराकर पट्टाभी सीतारमैया को, और मैं कांग्रेस से रिजाइन दे दूंगा। तो कांग्रेस को टूटते हुए देखकर, जो कि उस समय ब्रिटिश के खिलाफ भारत का नेतृत्व कर रही थी, तो फिर क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और उनके बाद त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्ष बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन था, वो आपने अच्छे से याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। गांधी जी के अहम को चोट लगने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद जो अध्यक्ष बना उसका नाम राजेंद्र प्रसाद था। आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने त्याग दी। इस्तीफा देकर इन्होंने यहाँ से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद भी भारत को छोड़कर चले गए, संतुष्ट नहीं हुए, और तथा इन्होंने जर्मनी और जापान की सहायता से इन्होंने एक सेना तैयार की। और ये हिटलर से भी मिले। देखिए, हिटलर से मिलने पर इनको हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? तो वो हिटलर ने दी थी। हिटलर ने मिलते ही इनको सबसे पहले प्रभावित होकर बोला था नेताजी, तभी से इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने क्या किया था, INA, इंडियन नेशनल आर्मी की पुनर्स्थापना की थी। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की स्थापना की थी मोहन सिंह ने। लेकिन वो असफल हो गए थे। फिर दोबारा से इसकी पुनर्स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी।
और जापानियों ने इनको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंपे। मतलब जब ये ब्रिटिशर के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, जापान भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर के खिलाफ था, और भारत की तरफ से मोर्चा सुभाष चंद्र बोस संभाल रहे थे। इससे खुश होकर जापानियों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये सुभाष चंद्र बोस और इनकी सेना को सौंप दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये भी ध्यान रखना कि गांधी को जो बापू की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आईएनए के रेडियो स्टेशन से दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर और रंगून से आईएनए रेडियो स्टेशन था भारत को संबोधित किया था। और जब उन्होंने संबोधित किया था तो तभी उन्होंने, जब भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी लीड कर रहे थे, किसको, वो पूरे देश को लीड कर रहे थे, आईएनए को लीड कर रहे थे, तो उन्होंने मतलब कि एकता दिखाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ तो गांधी को बापू बोला था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, गांधी को बापू की उपाधि किसने दी थी, तो वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो सुभाष चंद्र बोस से पूरा कंप्लीट टॉपिक मैंने करवा दिया। इससे जुड़े हुए जो करंट के एक दो फैक्ट हैं वो भी मैंने आज के लेक्चर में डाले हैं, लेकिन जो बेसिक और इस डे से जुड़ा हुआ वो सब आपका कंप्लीट हो गया। इससे कोई भी क्वेश्चन आता है आप टोटली उसको कवर कर लोगे। अब चलते हैं 24 जनवरी के फैक्ट पर। 24 जनवरी को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है। एजुकेशन का हमारे समाज में बहुत महत्व है, खासकर आजकल तो रोजगार और सोशल स्टेटस भी एजुकेशन से जुड़ा है। तो 24 जनवरी को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है। और सॉरी, भारत में शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया था शिक्षा में, जो कि 86वां अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है 86वां अमेंडमेंट एक्ट, डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जो कि 2002 में आया था। इसके तहत क्या किया गया था कि अनुच्छेद 21 में एक राइट डाला गया, जिसे जीवन के जीने के अधिकार के तहत डाला गया। वो राइट था शिक्षा का अधिकार, यानी कि राइट टू एजुकेशन, जिसे कि RTE कहते हैं। इसमें क्या था कि हर बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल है उसको अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और मुफ्त में दी जाएगी सरकार के द्वारा। और पता है क्या है, भारत के नीति निर्देशक तत्वों में से ये लिया गया था, जो कि अनुच्छेद 45 में है। इसमें क्या है कि भारत के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है कि हर भारतीय को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी भारत के सरकार के द्वारा। ये नीति निर्देशक तत्व, ये कह सकते हो सरकार के कर्तव्य हैं। और अनुच्छेद 45 में लिखा गया कि हर भारतीय को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। भारत की गवर्नमेंट के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि हर भारतीय को टोटली मुफ्त शिक्षा दे, लेकिन उसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य फ्री कर दी है, और वो ये की गई है आर्टिकल 21 के तहत उन्होंने। ठीक है, और साथ में ये भी पूछ लेते हैं कि ये साथ में माता पिता का भी कर्तव्य बनता है, और ये चीज़ भी संविधान में डाली गई है। तो संविधान के भाग 4 में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनमें 51A, यानी 51A में जो मौलिक कर्तव्य है उनमें डाला गया है कि हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलवाई जाए। देख रहे हो, 86वां अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, अनुच्छेद 45 से इसको लिया गया। अनुच्छेद 21 के अधिकारों में इसमें हर बच्चे का अधिकार बनाया गया कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा मिले। और साथ में अनुच्छेद 51 में भाग 4 में ये डाला गया कि हर माता पिता का भी कर्तव्य है 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलवाए। तो देखो, आपके अनिवार्य शिक्षा जो अमेंडमेंट एक्ट था उससे जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। तो अब चलते हैं आज के अगले टॉपिक पे। यह है 25 जनवरी, यानी कि आज से जुड़ा हुआ दिन। तो आज से जुड़ा हुआ दिन है तो इस पे तो क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यानी जनसंख्या के आधार पर कोई सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वो है भारत। आज क्या है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, यानी आज के दिन नेशनल वोटर डे है। और हर भारतीय की जिम्मेवारी है कि वह मतदान करे। तो 25 जनवरी को ये पूछ लें कौन सा दिन होता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, या ये पूछ लें नेशनल वोटर डे कब होता है, तो वो होता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था खासकर पहाड़ी राज्यों में पर्यटन से जुड़ा हुआ बहुत है, मतलब जो अर्थव्यवस्था वो पर्यटन से जुड़ी हुई है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी जो होता है वो 25 जनवरी को होता है। और इसकी जो थीम है वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, किसकी, नेशनल टूरिज्म डे की। ठीक है, तो इसी के साथ में
आज की जो ये तो 23, 24 और 25 के मतलब दिनों से जुड़ी हुई खबरें थी, जो कि इस दिन कौन कौन से स्पेशल डे होते हैं या भारत सरकार कौन कौन से स्पेशल डे सेलिब्रेट करती है। अब आगे की न्यूज़ हम शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे कि ILO कहा जाता है, इसने क्या किया है कि अभी विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक 2022 की रिपोर्ट जारी किया है। यानी विश्व में रोजगार कैसा और सामाजिक आउटलुक कैसी है, इसकी रिपोर्ट 2022 में जारी की है। एक तो यही पूछ लेंगे कौन करता है, इसकी ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन करता है, आपने ध्यान में रखना है। इस रिपोर्ट में उसने बताया कि विश्व के रोजगार में मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की रोजगार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। यानी कि जो कोरोना हुआ है ना, इसका असर सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की आय पर पड़ा है। अपर क्लास और लोअर क्लास पर इसका कम असर पड़ा है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो ये विश्व का एक संगठन है, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। और एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय क्या हुआ था, एक वर्साई की संधि हुई थी, बहुत फेमस संधि थी। इसी संधि के तहत में 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की थी। यानी उस समय पर वर्ल्ड में उस समय भी बहुत बेरोजगारी थी, और बेरोजगारी को दूर हटाने के लिए जो रिपोर्ट जारी करेगा रोजगार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जारी करेगा। और अब तक ये अपना काम बहुत बखूबी अच्छे से निभाता आ रहा है। और विश्व में बता दूं, ये विश्व की सबसे पुरानी संस्था है इस समय। इस समय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विश्व की सबसे पुरानी संस्था है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 187 सदस्य इसके देश सदस्य हैं, जो 187 है उनकी संख्या। और इसको नोबल शांति पुरस्कार भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को मिल चुका, और ये रिपोर्ट जारी की है इसने, विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक, आपने ये ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। अभी अभी देखो कितनी बढ़िया और इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे मतलब आपके जलवायु को लेकर भी चक्षु खुलेंगे कि जलवायु परिवर्तन किस हद तक हो रहा है। इंडोनेशिया ने जलवायु परिवर्तन के चलते अपनी राजधानी जकार्ता से बदलने और न्यू संतरा बनाने की बात कही है। देखो, उसने ऑफिशियली घोषणा कर दिया है इंडोनेशिया ने कि वो जकार्ता को राजधानी बदल देगा और न्यू संतरा को राजधानी बनाएगा। देख रहे हो इंसानी छेड़छाड़ के कारण जलवायु कितना परिवर्तित हो रही है। जकार्ता जो से जुड़े हुए फैक्ट और इंडोनेशिया से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो हम जान लेते हैं। क्योंकि राजधानी चेंज हो रही है, वो भी इंडोनेशिया जैसे डेवलप कंट्री की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विश्व पटल पर ये बहुत बड़ी घटना है। जकार्ता जो कि जावा द्वीप पर है, एक तो यही क्वेश्चन पूछ लें जकार्ता किस द्वीप पर है। जो इंडोनेशिया ना हजारों द्वीपों का एक देश है, और जो जकार्ता है ये जावा द्वीप पर है, जिस पर पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। देखो, ये कारण है राजधानी बदलने का क्योंकि यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। और खतरे की बात यह है कि इसमें 30 मिलियन लोग रहते हैं जकार्ता में, जो कि खतरे का सूचक हो सकता है। अगर यहाँ पानी बढ़ता है तो इन लोगों की जान को खतरा है। इसे देखते हुए न्यू संतरा को राजधानी बनाया जा रहा है। ये भी पूछ लें कौन सी नई राजधानी बनेगी इंडोनेशिया की, तो न्यू संतरा बनेगी। और ये जो न्यू संतरा है ये बोर्नियो द्वीप पर है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यू संतरा किस द्वीप पर है, तो वो बोर्नियो द्वीप पर है और एकदम सुरक्षित है। जकार्ता जो है, ये जो शहर है, इसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि इसको पूर्व एशिया का कोलकाता भी कहा जाता है। देख रहे हो, बाहर से जुड़ा हुआ फैक्ट आ गया। और मतलब कोलकाता से इससे ये पता चलता है कोलकाता भी मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी में से एक है, और जकार्ता को कोलकाता कहा जाता है पूर्वी एशिया का। ठीक है। और इंडोनेशिया के बारे में बता दूं, इंडोनेशिया पूरे विश्व में चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। यानी इंडोनेशिया में चौथे नंबर पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और पूरे विश्व में जो मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज़्यादा वो इंडोनेशिया में रहती है। ये तो मतलब पेपर बनाने वाले का इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या किस देश में है, तो वो इंडोनेशिया में रहती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं आज के अगले टॉपिक पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी आपकी भारतीय संविधान को लेकर बहुत सी फैक्ट हैं जो क्लियर हो जाएंगे। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। गुजरात उच्च न्यायालय में केस की सुनवाई हुई है, और इस केस की सुनवाई जो हो रही थी वो पत्रकार के लिए हो रही थी। यानी पत्रकार का केस गुजरात उच्च न्यायालय में गया, और इस पत्रकार ने कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी न जानने के कारण मेरी स्थानीय भाषा में बात करने की इजाज़त दी जाए। उस पत्रकार को अंग्रेजी नहीं आती थी, और उच्च न्यायालय की जो भाषा वो सिर्फ इंग्लिश में कार्रवाई होती है।
जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनकी जो दोनों की भाषा है अंग्रेजी है। लेकिन एक यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। उच्च न्यायालय में स्थानीय भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए गवर्नर यानी राज्यपाल की इजाज़त लेनी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय में तो ओनली एंड ओनली इंग्लिश ही चलेगी। वैसे उच्च न्यायालय में भी इंग्लिश ही चलती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा इंग्लिश ही है, अंग्रेजी ही है। लेकिन इसमें अगर आप उच्च न्यायालय में स्थानीय भाषा को चलाना चाहते हैं, स्थानीय भाषा में कार्रवाई चाहते हैं, तो उसके लिए आपको राज्यपाल की सहमति लेनी पड़ेगी या राज्यपाल की इजाज़त लेनी पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि अगर उच्च न्यायालय में आप स्थानीय भाषा प्रयोग करना चाहते हैं तो किसकी सहमति की आवश्यकता है, तो वो है राज्यपाल की। और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा क्या है, तो वो है अंग्रेजी। और ये जो कार्रवाई की जाती है स्थानीय भाषा की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत की जाती है। अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट हो जाता, अभी चर्चा में है। दूसरी बात यह है, भारतीय संविधान में जो भाषाओं के बारे बताया गया है, अनुसूची 8 यानी शेड्यूल 8 में बताया गया है भारतीय संविधान में। और अनुच्छेद आर्टिकल 343 से 351 तक भाषाओं का जिक्र है, जो कि भारतीय संविधान में और भाग 17 में है ये, ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। तो अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पर। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। एक तो यही खास हो जाता है कि ऐसे देशभगत की जो किसकी 125वीं जयंती है, सुभाष चंद्र बोस की, कौन सी, वो भी 125वीं। और इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। देखिए मैंने अलग से फैक्ट डाला, पता है क्यों डाला, ताकि इस पे आप ज़्यादा फोकस करो। ये कोई आम न्यूज़ नहीं है। इंडिया गेट पर आज तक किसी नेता की प्रतिमा नहीं लगाएगी, पहली बार सुभाष चंद्र बोस की लगाई गई है, ठीक है। दूसरी बात ये है उनकी, ये भी पूछ लेंगे अभी 125वीं जयंती किस राष्ट्रभगत नेता की है, तो वो है सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। ये फैक्ट मैंने इसीलिए अलग से डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये तो वैसे मैं क्लियर कर देता हूँ, आप सभी को पता है वैसे तो। इन्होंने दो नारे भी दिए थे, एक तो दिए थे दिल्ली चलो का नारा, कि भाई दिल्ली चलो और दिल्ली को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाओ। एक तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी इन्होंने दिया था INA के सैनिकों को, ठीक है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने एक ऐप जारी किया जिसका नाम है सारथी। ये एप्लीकेशन पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और सेबी हमारे देश की स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, यही करती है, तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यही पूछ लेंगे, एक तो सारथी जो ऐप है वो किसने जारी किया, वो सेबी ने किया है, ठीक है। और इस ऐप को क्यों जारी किया है, इस ऐप के जरिए वो क्या करेगा, जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा, यानी जागरूकता फैलाएगा सेबी लोगों में, जनता में, कि KYC प्रोग्राम क्या होता है, स्टॉक मार्केट में व्यापार कैसे किया जाए, एक्सचेंज बोर्ड क्या है, किस तरह से इसको हैंडल किया जाता है, ये सब वो सारथी ऐप के द्वारा चलाएगा, ठीक है। आपको सारथी ऐप से पता ही चल रहा होगा, सारथी उसी को कहते हैं जो रथ को हाँकता है, यानी पूरे सिस्टम को चलाता है। सेबी के बारे में बता दूं, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, 1992 में, और इसका काम स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें उसने कहा है कि भारत में किसी भी इंसान या बच्चे या औरत की मौत भूखे रहने से नहीं हुई है। यानी कि केंद्र सरकार ने अभी सरकार ने अभी एक रिपोर्ट सौंपी है सर्वोच्च न्यायालय में। उसने कहा है कि किसी भी भारतीय की मौत भूखे ना रहने के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई है। यानी कि इंडिया में किसी की भी मौत भूख के कारण नहीं हुई है, सबको भरपेट भोजन मिल रहा है, हर इंसान खाना खाकर सो रहा है। ये बात कही है भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उंगली उठाते हुए कहा है, अगर ऐसा है तो फिर विश्व भूख सूचकांक में भारत की रैंक सबसे निचले वाले देशों में यानी 118 देशों में से 101 कैसे आई। पता है क्या है, विश्व भूख सूचकांक जारी किया जाता है और ये अभी हुआ है जस्ट एक महीने पहले। इसमें क्या हुआ कि भारत की रैंक बहुत ही गंदी आई है, यानी 118 सबसे भूखे देशों में हमारा नंबर 101वां है। यानी सिर्फ 17 देशों की हालात हमसे बदतर हैं, हमारे हमसे अच्छे हालात हैं 100 देशों के। यानी पूरा का पूरा 101वां नंबर है हमारा विश्व में, भूखमरी में इतनी बुरी हालत है
भारत की। और यही पॉइंट कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप कह रहे हो कोई भी भूखा नहीं सोता, तो इतनी बदतर रिपोर्ट क्यों आई है विश्व भूख सूचकांक की। एक के तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट बन जाता है, विश्व भूख सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो वो 101 है। एक इससे जुड़े हुए और फैक्ट हम जान लेते हैं। भारत में राइट टू फूड आया, यानी कि खाने का अधिकार। तक देखिए, खाने का अधिकार सबको है, सभी पेट के लिए घूमते हैं ताकि कोई भी भूखा ना सोए। तो ये अधिकार जो आया था 2013 में आया था। इसी पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट टू फूड कब आया, कि 2013 में आया। और इसे आर्टिकल 21 में डाला गया कि जीवन जीने का अधिकार जिसको कहा जाता है, यानी जीवन तभी कोई जी पाएगा जब वो खा पाएगा। तो ये एक्ट आया था राइट टू फूड 2013 में, और आर्टिकल 21 में इसको ऐड किया गया, आपने ये ध्यान रखना है। और जो हमारी मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, उसके द्वारा पोषण अभियान चलाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने डाला है। पोषण अभियान पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पोषण अभियान का काम है गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित पोषण मिले। इसके साथ ही ये कैंपेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईट राइट इंडिया कैंपेन चलाई गई थी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा, कि अच्छे से खाओ और अपने आप को सही और सुरक्षित रखो, हेल्दी फूड खाओ। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। इससे जुड़ी हुई मैंने एक दो दिन पहले आपको पहले न्यूज़ करवाई थी कंप्लीट, लेकिन इसमें नया मोड आ गया, उसको डिस्कशन कर लेते हैं। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया, ये एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया पत्रकारिता से जुड़े हुए सवाल उठाती है, और इसके द्वारा भी ऑब्जेक्शन किया गया पूरे भारत में कि भारत सरकार ने कश्मीर प्रेस क्लब को क्यों बंद कर दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो किसको बंद किया भारत सरकार ने, कश्मीर प्रेस क्लब को। और इस पे ऑब्जेक्शन किसने उठाया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने उठाया है। भारत के संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों में, भारत के संविधान में भाग 3 है, उसमें मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 हर भारतीय के। इसमें आपको पता है अनुच्छेद 19A में प्रेस का भी अधिकार है। प्रेस का क्या अधिकार है, कि बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है प्रेस को। यह और जो ये काम किया गया है, यानी कि जो भारतीय सरकार द्वारा कश्मीर प्रेस क्लब को बंद किया गया है, अनुच्छेद 19 के तहत जो बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, यह पत्रकारिता पर कुठाराघात किया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो 1978 में हुई थी, जिसके तहत एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया भी आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेस को भारत में पुर्तगाली लेकर आए थे। ठीक है। और इससे भी अगला फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फादर ऑफ इंडियन प्रेस पूछा जाए तो वो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। प्रेस को काफ़ी अधिकार दे दिए थे चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा 1835 में, तो इनको फादर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। तो इससे जुड़े हुए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। एक ये भी मैंने आपको अलग से फैक्ट डाला है, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और आपकी डीप मेमोरी में चला जाएगा। 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। एक तो यही पूछ लेंगे, आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस राष्ट्रभक्त नेता के जन्म दिवस पर दिया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर दिया जाता है 23 जनवरी को। और ये भी अभी किया गया है, मतलब कि ये भी पूछ लेंगे कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार को किस राष्ट्रभक्त नेता के जन्म दिवस पर किया गया, तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर किया गया है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पर। समानता का स्तंभ यानी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, आपको पता है हमारे देश में स्टैचू ऑफ पीस बनाया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेट है हमारे देश को, जिन्होंने एक किया था। ऐसे ही अभी क्या किया गया कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया, तेलंगाना में बनाया गया, और इसको फाइनल टच दे दिया गया है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसको डेडिकेट है, ये 12वीं सदी के संत थे जो श्री रामानुजन संत थे, उनको डेडिकेट है। ये उनकी 1000वीं जयंती है। 1000वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया, श्री रामानुजन को डेडिकेट करने के लिए तेलंगाना में बनाया गया। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। विश्व में एक कंप्लेंट कैंपेन चलाई गई है। कंप्लेंट कैंपेन यानी कि अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए
जिसका नाम लिख लिया गया ग्रेट रेजिग्नेशन। तो यही पूछ लेंगे ग्रेट रेजिग्नेशन क्या है। तो ये एक ऐसी कैंपेन है जिसमें कि अपनी शिकायत दर्ज की गई है, और कितने लोगों के द्वारा, 4.3 मिलियन लोग, यानी कि 43 लाख लोगों ने, देख रहे हो, 43 लाख लोगों ने रोजगार से रिजाइन कर दिया, अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। इतने बड़े स्तर की ये कैंपेन है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, और आजकल ये न्यूज़पेपर में बहुत छाई है। इसको एंटी वर्क कैंपेन भी नाम दिया गया कि हम काम नहीं करना चाहते। और ये भी पूछ लें किस क्षेत्र में, तो यूरोप और अमेरिका महाद्वीप में ये चली हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विश्व वर्ल्ड लेवल की कैंपेन है, क्वेश्चन बन सकता है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद है ना, जो कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ रहा है और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो उसको लेकर ये कैंपेन चलाई गई है। तो आपने याद रखना है, जो ग्रेट रेजिग्नेशन है, इसके तहत 4.3 मिलियन 43 लाख लोगों ने रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से। बहुत ग्रेट कैंपेन है ये, ग्रेट रेजिग्नेशन ही नाम है इसका, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि देखो, आज की जो अगली न्यूज़ है, विश्व आर्थिक मंच की मीटिंग मैंने आपको बताया था, ये चल रही है अभी। एक तो यही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसको क्या कहा जाता है, तो दावोस एजेंडा कहा जाता है। या ये पूछ सकते हैं कि दावोस एजेंडा किससे रिलेटेड है, तो विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट से रिलेटेड है। आपने ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी एक टर्म दी गई, वन अर्थ वन हेल्थ योजना। आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे वन अर्थ वन हेल्थ योजना किससे रिलेटेड है, तो दावोस एजेंडा विश्व आर्थिक मंच से रिलेटेड है, जो कि अभी प्रधानमंत्री ने कहा है। इसमें कहा है कि कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में आया हुआ है, इसको हमें एक होकर लड़ना है, और हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। और इसी से जुड़ा हुआ मैं फैक्ट बता देता हूँ, चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे विश्व में भारत तीसरे नंबर पर है। यानी हमारी जो चिकित्सा की मार्केट है, जो मेडिकल मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, वो तीसरे नंबर की मार्केट है, ठीक है। और ये भी बता देता हूँ, विश्व आर्थिक मंच की जो मीटिंग होती है वो स्विट्जरलैंड में होती है। यानी कि स्विट्जरलैंड देश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, ठीक है। इससे जुड़े हुए मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए। ये थी खबरें, जो बीच में दिन थे उनकी, 3 दिनों की थी, 23, 24 और 25 जनवरी की। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली न्यूज़ को लेकर फिर हाजिर हो जाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।